ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है पोस्टमार्टम में। जन लोकपाल की मांग को लेकर अनशन पर अड़े अन्ना का हाल खराब हो रहा है। उनके स्वास्थ्य के पैरामीटर्स नकारात्मक हो रहे हैं, फिर भी वो समझौते को तैयार नहीं है। हालांकि इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। अगर उस पर आप नजर डालेंगे तो अपनी मांगे मनवाने के लिए कई दीर्घकालीन अनशन पहले भी किए जा चुके हैं। मेरी अंतरात्मा ने आवाज दिया है कि तू ये कह रहा है। हर गुजरते दिन के साथ अन्ना की सेहत भी लगातार गिर रही है। अन्ना का वजन अब तक 5.5 किलो से ज्यादा गिर चुका है और उनके खून में कीटोन की मात्रा बढ़ने लगी है। बावजूद इसके अन्ना अनशन पर अड़े हुए हैं। हालांकि इतिहास में तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने लंबे समय तक अनशन किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जतिंद्र दास ने लाहौर जेल में 63 दिनों तक अनशन किया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी ने 74 वर्ष की अवस्था में 21 दिनों का अनशन किया था। इसी तरह हरिद्वार मातृ सदन के साधु निगमानंद ने भी गंगा में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ 68 दिनों का अनशन किया, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे लंबे समय भूख हड़ताल का रिकॉर्ड आयरलैंड की कारगिल में बंद रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों का था, जिन्होंने 46 दिनों से लेकर 95 दिनों तक का अनशन किया। आइए आपको बताते हैं कि अनशन के दौरान कैसे टूटता है आपका शरीर। शुरू के 4-5 दिन शरीर में जमा फैट और प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। इस क्रिया से शरीर में बाई प्रोडक्ट के तौर पर कीटोन पैदा होता है। जहरीला कीटोन खून में फैलना शुरू हो जाता है। इससे किडनी फेलियर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। फैट खत्म होने पर शरीर मांसपेशियों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों से लेता है ऊर्जा। हृदय, आंत, किडनी और लिवर के वजन में आ जाती है कमी, जिससे जीवन के संचालक अंगों की हो जाती है क्षति। अनशन को लंबा खींचने के लिए आयरिश रिपब्लिकन्स तरल पदार्थ के साथ चम्मच भर नमक भी लिया करते थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो लंबा अनशन करना संभव नहीं होता। रिपोर्ट साधना ने आवाज दिया है। जी हाँ, अन्ना के तबीयत को लेकर यह जिक्र करना जरूरी था जो आपने देखा। और अब ऐसी स्थिति में जब हम चर्चा कर रहे हैं, अन्ना का यह कहना कि 9 दिन और करना पड़ सकता है अनशन, सरकार के उस दृष्टिकोण पर सवाल उठ रहे हैं जिसको लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों दुविधा में सरकार और क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? 2 चीजों का जिक्र पहले एनके ने किया कि प्रधानमंत्री का मामला हो, सांसद का मामला, कोई बड़े प्रावधान की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। कई अहम बिंदु हैं जिन पर चर्चा करेंगे और इन बिंदुओं को आप बता दें कि हल्का सा जो दुविधा की स्थिति है या कहें कि ज्यादा अभी पेच फंसा हुआ है, वो क्यों है, आखिर क्यों सरकार दुविधा में दिख रही है, इसको जानेंगे। इनके लगातार अब अनशन की जैसी बात आ रही है, चिंताजनक स्थिति। सरकार इतनी दुविधा में नहीं दिखना चाहिए कि कोई बड़ी चीज हो। वो 3 चीजें जो अहम तौर पर निकल आई, वो आपसे जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस पर लगातार अब बहस चल रही है इनकी। सिटीजन चार्टर की बात कही जा रही है कि उसमें सरकार प्रभावी कदम उठाए, जवाबदेही हो, उसमें सरकार अभी जवाब नहीं दे पा रही है। अगर पहले अपने व्यूअर्स को यह बता दें कि सिटीजन चार्टर होता क्या है, और दूसरा ये कि आपने जो तीसरा बिंदु कहा था, न्यायपालिका, न्यायपालिका इसकी जद में आना चाहिए कि नहीं। जी, अन्ना की कुछ डिमांडों में है जिसकी व्यावहारिकता थोड़ा सा संदिग्ध है। जी, न्यायपालिका को जब आप इसमें लाएंगे तो एक उसके ऊपर जो आरोप है, अगर लोकपाल ट्राई करेगा तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह होगी कि जजेस को की इंडिपेंडेंस कहीं खत्म होने लगेगी। तो जजेस के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो सकती है, और मेरे ख्याल से अन्ना कंपनी, उनकी जो टीम है, वो इस बात पे राजी है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, इसको आप मजबूत बनाएं और इसी को पुख्ता करें। बिल्कुल, अगर आप ये पुख्ता कर देते हैं तो मेरे ख्याल से अन्ना भी मान जाएंगे कि जजेस को इसमें से बाहर कर लिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं। जी, जजेस को करिए, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, एमपीज ये इससे बाहर नहीं होंगे। अब आता है कि जुडिशरी अगर अलग हो गई तो अब क्या बचा? नीचे के स्ट्रक्चर में ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे जो है लोकपाल, उसका नहीं करेगा, ये सरकारी बिल में है। इसका मतलब ये हुआ कि आप करप्शन में क्या झेलते हैं? रोज आप बिजली का बिल जमा करने जाते हैं, बिजली का मीटर लेने जाते हैं, पानी का मीटर लेते हैं, पुलिस वाले के यहाँ रिपोर्ट करने जाते हैं, इन सब में आपको घूस देना पड़ता है। तो जो मध्यम वर्ग त्रस्त है वो ए राजा के उस 2G स्पेक्ट्रम से नहीं है, बिल्कुल, वो रोजमर्रा की चीजों में जो उसको करप्शन झेलना पड़ता है, तो उसको कौन देखेगा? बिल्कुल, उसमें सरकार चुप है।
हकीकत यह है कि इसके लिए भी अगर आप लोकपाल के थ्रू नहीं कराने, ये बात सही है कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होगी कि 121 करोड़ की आबादी वाले इस देश में और जिसमें करप्शन का इतना बड़ा तांडव हो रहा हो, उसमें एक इंस्टीट्यूशन से अगर आप चाहेंगे कि पूरा का पूरा करप्शन वो डील करे, तो ये व्यावहारिक रूप से दिक्कत है। तो इसके लिए आप स्टेट्स में लोग रखें, जिसका क्या नाम दिया इन्होंने स्टेट में लोकायुक्त आप रखें लोकायुक्त, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुपरविजन लोकपाल के ही स्ट्रक्चर से फ्लो करे। ये जरूरी है क्योंकि लोकपाल के इंस्टीट्यूशन को जो आप बना रहे हैं उसकी मान्यता, उसकी विश्वसनीयता, बिल्कुल उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। लिहाजा कहीं ना कहीं डायरेक्ट कंट्रोल जो हो वो इनका हो, ये जरूरी है। तो लिहाजा आप एक लोकपाल बनाएं, लोकपाल के नीचे स्टेट्स में रखें, लोकायुक्त रखें और लोकायुक्त ये काम करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हो उसी का सैटेलाइट यूनिट। ये अन्ना का मानना है और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो स्टेट के नियुक्त होने लगा और स्टेट का उसमें दखल हो गया, तो जिस तरह की पॉलिटिक्स है आज राज्यों में, आप समझ सकते हैं कि मायावती अपना आदमी चाहेंगी और किस किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। लिहाजा वो कंट्रोल कहीं लोकायुक्त की ही संस्था से हो, जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है। अब आते हैं हम सिटीजन्स उस पे चार्टर पे। सिटीजन चार्टर का मतलब यह है कि एक टाइम बाउंड स्कीम होगी और इस टाइम बाउंड स्कीम में अगर डिलीवरी प्रॉपर नहीं हुई तो उसके लिए वो अफसर जिम्मेदार होगा। ये सिटीजन चार्टर्स में कुछ चीजें हैं, मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई गलती नहीं। हाँ, लेकिन इसको लोकपाल की जद में डालेंगे तो लोकपाल का काम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट करप्शन से रिश्ता नहीं है इसका। इसलिए ये एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का केस है। मेरे ख्याल से इस पे अन्ना को थोड़ा सा दबना चाहिए और ये सिटीजन चार्टर की जो बात कर रहे हैं, इसको लोकपाल की जद में लाने की जगह एक सेपरेट कानून बनाए, जैसा बिहार ने बनाया, जैसा झारखंड में बनने जा रहा है, मध्य प्रदेश में है, स्पेशल कोर्ट की बात करी है, स्पेशल कोर्ट और उसके साथ टाइम बाउंड रहेगा। पब्लिक डिलीवरी सिस्टम के लिए एक टाइम बाउंड है। अगर भी उसी समय इस समय में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो उस अपराधी से दंड वसूला जाएगा और आपको उसका वो पे किया जाएगा। मेरे ख्याल से अगर ये तरीके अपनाते हैं बिल्कुल, तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। चर्चा का विषय बहुत लंबा है और आपके तमाम दृष्टिकोण को जानने की जरूरत है, क्योंकि हल तभी निकलेगा जब कोई सार्थक बात हो। लेकिन बहुत संक्षेप में अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस पूरे आंदोलन में लगातार सवाल उठते रहे, जेपी मूवमेंट से तुलना की, गांधी से तुलना की, आंदोलन बढ़ रहा है, परिणति आपको क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि उसका भी संबंध है कि गांधी का जो आंदोलन था उसमें स्थूल ऑब्जेक्ट था अंग्रेज सरकार, जेपी का आंदोलन था उसमें भी स्थूल ऑब्जेक्ट था सरकार, तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार और उसके क्रियाकलाप। ये पहला आंदोलन है देश के इतिहास में जिसमें स्थूल ऑब्जेक्ट नहीं है। आपका जो शत्रु है वो प्योरली कंसेप्चुअल है, वो भ्रष्टाचार है, जो कि नैतिकता के डोमेन में आता है। और वो क्यों आप अगर कहें कि भ्रष्टाचार माने क्या, भ्रष्टाचार कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। लिहाजा ये जो आंदोलन है ये नैतिकता का सवाल ज्यादा बड़ा है और नैतिकता पे सरकार को खरा उतरना चाहिए, यही इसके पीछे पूरी मंशा है। सरकार अगर इस पे खरी नहीं उतरती है तो आगे वो जो पब्लिक की नाराजगी झेलेगी वो तो अलग है, लेकिन इसका खामियाजा महंगा होगा। और ये पहली बार है कि देश जगा है तो सरकार को पूरी नेक नियति से इस पे कोशिश बिल्कुल नेक नियति होना चाहिए, और अगर नेक नियति होगी तो शायद बिल भी जल्दी आ ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इनके खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही उठता है कि कुछ सरकार को दृढ़ संकल्प की तरह सोचना चाहिए और कुछ अन्ना को भी विकल्प की तरह सोचना चाहिए, जिस तरीके से एनके भी जिक्र कर रहे थे, तब कोई ऐसा फैसला है, कम से कम ये फासला कम होता नजर आए। पोस्टमार्टम में आज इतना ही।